तो आज जो बात होनी है वो बात ये होनी कि पार्लियामेंट इसके सदस्य होने के लिए क्या योग्यताएं आप में होनी चाहिए। पहले भी बात हुई है, लेकिन आर्टिकल 84 क्लियरली लेट डाउन कर रहा है, कहता भारत का नागरिक हो तो एक तो क्लियर एलिजिबिलिटी तो होनी ही चाहिए। जब भारत का शासन जहां से चलना है वहां आपको बैठना है तो निश्चित तौर पर आप में ये योग्यता तो होनी ही चाहिए कि यू मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। आपकी सिटीजनशिप कैसे आपको प्राप्त हुई ये एक दूसरी बात है, क्योंकि सिटीजनशिप से संबंधित प्रावधान जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे सिटीजनशिप केवल जन्म से प्राप्त होती हो ऐसा भी नहीं है। सिटीजनशिप अर्जित ये भी की जा सकती है। तो सिटीजनशिप प्राप्त होने का तरीका कोई हो, लेकिन अल्टीमेटली सिटीजनशिप होनी चाहिए। सिटीजनशिप अर्जित करने का एक तरीका यह भी है कि आप भारत के जो नागरिक मां और पिता हैं उनकी संतान है, ये एक अर्जन का तरीका है, लेकिन एकमात्र तरीका यही है। सिर्फ इसी तरीके से भारत की नागरिकता अर्जित कर सकते हैं ये नहीं है। भारत की नागरिकता अर्जित करने के अन्य तरीके ये भी हैं। और अभी आपने देखा था सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, नागरिकता संशोधन बिल लाए थे और इसमें कहा था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान आदि देशों में धर्म के आधार पर अगर किसी का उत्पीड़न हुआ है, केवल धर्म के आधार पर, तो वो किसी भी धर्म का नागरिक हो, अगर केवल धर्म के आधार पर उसका उत्पीड़न हुआ है तो धर्म के आधार पर इन देशों में मुस्लिम्स का उत्पीड़न हो नहीं सकता। केवल धर्म के आधार पर, अन्य आधारों पर उनका उत्पीड़न हुआ है वो बात अलग है, लेकिन केवल धर्म के आधार पर उत्पीड़न मुस्लिम्स का नहीं हो सकता पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान आदि देशों में। तो अन्य जो धर्मावलंबी हैं उनमें से किसी का भी केवल धर्म के आधार पर अगर उत्पीड़न हुआ है तो हिंदुस्तान की नागरिकता उन्हें दी जाएगी। ऐसा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया था और पारित हुआ है और वो आज देश का कानून है। तो ये सिद्ध हो जाता है कि नागरिकता के अर्जन का एकमात्र तरीका ये भारत के नागरिक मां बाप के द्वारा जन्म लेना यही नहीं है। नागरिकता के अर्जन के अन्य तरीके ये भी हैं। तो नागरिकता के अर्जन का तरीका कोई हो, लेकिन परिणाम ये होना चाहिए कि इफ यू वांट टू कॉन्टेस्ट, यू वांट टू बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके अलावा कहता है और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है, यह प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपने हस्ताक्षर यह करता है। यह एलिजिबिलिटी भी लेट डाउन की गई है कि अगर आप संसद का सदस्य होना चाहते हैं और संसद का सदस्य होने के लिए आपको नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने होंगे, क्योंकि आप संसद का सदस्य होने के लिए संसद के सदस्य के लिए निर्धारित चुनाव की प्रक्रिया उससे तो गुजरेंगे। ये ठीक है कि राज्यसभा के सदस्य होने के लिए चुनाव की प्रक्रिया डिफरेंट है और लोकसभा का सदस्य होने के लिए चुनाव की प्रक्रिया डिफरेंट है, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया तो है। हाँ, राज्यसभा के जो 12 मेंबर्स हैं उनका मनोनयन होगा तो उन्हें नॉमिनेशन पेपर फाइल करने की जरूरत नहीं है, तो उनका मनोनयन राष्ट्रपति स्वयं कर देंगे, लेकिन बाकी लोगों इन्हें तो चुनाव की प्रक्रिया इससे गुजरना ही होगा। तो तीसरी अनुसूची में इसमें तो दिए गए प्रारूप, यानी तुम अपने मन से चाहे जैसी शपथ ले लो और चाहे जैसा प्रतिज्ञान कर लो, ये नहीं। शपथ और प्रतिज्ञान दो बातें अलग अलग है।
या तो आप शपथ लीजिए या प्रतिज्ञान करिए। ठीक है, प्रतिज्ञान करना यानी ये घोषणा करना कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, और शपथ लेना यानी संकल्प व्यक्त करना। ठीक है, तो आप अपने मन से नहीं, बल्कि तीसरी अनुसूची में जो प्रारूप दिया गया उसके मुताबिक, यह भी आपसे खुपरी में पूछा जाता है कि शपथ जो संसद सदस्य हैं उनके लिए जो आवश्यक शपथ है उसका प्रारूप कहां दिया है, तो तीसरी अनुसूची में जो प्रारूप दिया गया है उसके अनुसार आप शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे, और उस व्यक्ति के समक्ष शपथ लेंगे। घर बैठ के नहीं ले लेंगे, उस व्यक्ति के समक्ष शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे जो इस निमित्त निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत किया गया है। नॉर्मली इस ढंग का प्राधिकार नोटरी एडवोकेट को दे दिया जाता है कि उसके समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान आप कर सकते हैं, क्योंकि संसद का सदस्य होने के लिए लाखों लाखों लोग आवेदन पूरे देश में करेंगे। और अगर आप कोई बता दोगे कि अमुक प्राधिकारी ही इसके लिए प्राधिकृत होगा, तो अमुक प्राधिकारी के पास तो लाइन लगी रहेगी, और समय किसी के पास ज्यादा होता नहीं। समय तो भगवान ने सबको बराबर दिया है, 24 घंटे। समय का कोई धनी नहीं है। इसलिए अगर कोई कहता कि हम आपको थोड़ा समय नहीं दे सकते, तो समय का धनी तो कोई है ही नहीं। ये बात ही अपने में गलत है। तो इसलिए ऐसे प्राधिकारी को यह प्राधिकार दिया जाता है जो सर्वसुलभ, क्योंकि कोई संसद का एक सदन ये तो है नहीं, संसद बाइकैमरल है, और लोकसभा इसके सदस्य होने के लिए तो संपूर्ण भारत को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त किया जाएगा, और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से देश में जितने राजनीतिक दल हैं सब अपने अपने प्रत्याशी ये उतारेंगे। हो सकता है कुछ लोग निर्दलीय ये भी आ जाए। आप लोकसभा चुनावों में देखते हैं एक एक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से 50-50, 30-30, 40-40 कैंडिडेट्स ये होते हैं, और जो भारत का नागरिक जो तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के मुताबिक शपथ और प्रतिज्ञान करने के लिए तैयार है, उसे आप रोक तो सकते नहीं, भाई वो तो लड़ेगा ही लड़ेगा। तो सीधी बात है, ऐसे प्राधिकारी को यह प्राधिकार सौंपा जाता है अपने समक्ष प्रतिज्ञान कराने का या अपने समक्ष शपथ दिलाने का, जो सर्वसुलभ और सर्वसुलभ प्राधिकारी ये नोटरी एडवोकेट्स होते हैं। इसलिए नॉर्मली उन्हीं को यह प्राधिकार दे दिया जाता है। इसीलिए आप देखेंगे जब कभी लोकसभा का निर्वाचन होता है तो नोटरी एडवोकेट्स के पास जो नॉमिनेशन पेपर्स फाइल होते हैं, जिस भी कैंडिडेट के उसके समर्थक एक एफिडेविट शपथ पत्र तैयार कराने के लिए जाते हैं, और उसके समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान संबंधित व्यक्ति करता है। उसके अलावा वो कह रहा है कि वह राज्यसभा में स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु और लोकसभा में स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। हमने आपसे पहले भी कहा था कि उम्र आपके मस्तिष्क को एक प्रकार की परिपक्वता देती है। उम्र से पहले आप में मैच्योरिटी नहीं आती है, ये प्रकृति का नियम है। अपवाद हर जगह है, लेकिन वे अपवादी हैं, सामान्य नियम नहीं है। और दुनिया और समाज सामान्य नियमों से चलेगा, अपवादों से नहीं चलेगा। ये अपवाद हो सकता कि 12 साल और 10 साल किसी की उम्र हो और उसकी मैच्योरिटी का लेवल ये बहुत ज्यादा हो, ये अपवाद है। एक्सेप्शनली ऐसा हो भी जाए, लेकिन जनरली यही होगा कि जो 10-12 साल का बच्चा है उसकी मैच्योरिटी का लेवल ये बहुत नीचा होगा, इसलिए एक मैच्योरिटी लेवल ये रखा गया है। क्या आप राज्यसभा इसमें जाना चाहते हैं तो 30 वर्ष
क्योंकि राज्यसभा रिवाइजिंग चेंबर है। राज्यसभा में लोकसभा में जो कुछ पारित हुआ है उसे रिवाइज किया जाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि राज्यसभा में प्रथम बार कोई चीज आ ही नहीं सकती, ये नहीं है इसका मतलब। राज्यसभा रिवाइजिंग चेंबर है, मीनिंग देयर बाय आगे जब हम लोग संसदीय कार्य और संसदीय कार्य विभाजन और काम संसद का कैसे कैसे चलेगा तो देखेंगे कि संसद जो भी काम करती है, संसद काम क्या करती है? विधायी काम, कानून बनाने का काम। तो कानून बनाने का जो प्रस्ताव है, जिसे विधेयक इस नाम से जानते हो, ये संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में ये उत्पन्न हो सकता है, ये नहीं रखा जा सकता है। सबसे पहली बार ये राज्यसभा में भी रखा जा सकता है और लोकसभा वहां भी रखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल लोकसभा में ही रखा जाए, लेकिन फिर भी राज्यसभा को रिवाइजिंग चेंबर मानते हैं, इसलिए क्योंकि राज्यसभा वहां डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से लोग नहीं आते। वहां जो राज्यों की निर्वाचित विधानसभाएं, उनके सदस्य वही उनका चुनाव करेंगे, इसलिए वो ठीक से विषयों पर विचार कर सकते हैं, ये माना जाता है। और ठीक से विषयों पर विचार करने के लिए माइंड का मैच्योर होना ज्यादा जरूरी है, इसलिए वहां 30 वर्ष और लोकसभा इसका सदस्य होने के लिए 25 साल ये आयु मानी है। इसके अलावा वो कहता है कि उसके पास ऐसी अन्य अहर्ताएं हैं, ये हैं जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त विहित की गई है। यानी दो प्रकार की योग्यताएं ये संसद का सदस्य होने के लिए आप में होनी चाहिए। एक प्रकार की वो योग्यता है जो कॉन्स्टिट्यूशन स्वयं निर्धारित कर रहा है, और वो योग्यता कौन सी है कि आपकी उम्र 30 या 25 ये होनी चाहिए, आप भारत के नागरिक हैं और आपने तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के मुताबिक शपथ ली है या प्रतिज्ञान किया है। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ने स्वयं अहर्ताएं निर्धारित कर दी। ये एलिजिबिलिटीज आप में होनी ही चाहिए, लेकिन कुछ अन्य एलिजिबिलिटीज जिनका निर्धारण संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार यह किया जाएगा। यानी दोनों प्रकार की योग्यता है ये आप में होनी चाहिए इफ यू वांट टू बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर आप संसद का सदस्य होना चाहते हैं तो आप में दोनों प्रकार की योग्यताएं, वो योग्यताएं जो संविधान ने अपने आप बताई हैं वो, और वो योग्यताएं जो संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार आप में होना विहित की गई है, वो योग्यताएं भी आप में होनी चाहिए, ऐसा आर्टिकल 84 ये निर्धारित कर रहे हैं। अब कुछ प्रकार की निर्योग्यताएं हैं जो आप में नहीं होनी चाहिए, कुछ प्रकार की डिसेबिलिटीज वो आप में नहीं होनी चाहिए। उनकी चर्चा अनुच्छेद 102 जब आएगा तब होगी। अनुच्छेद 102 बताएगा कि दीज आर द डिसेबिलिटीज which must not be present in your personality, otherwise you can't be the member of parliament। आप हो ही नहीं सकते। हमने आप तो पहले चर्चा की थी कि आप आदमी कितने भी अच्छे क्यों न हो, लेकिन कुछ प्रकार की खराबियां अगर आपके व्यक्तित्व में हैं तो फिर आप कितने भी अच्छे क्यों न हो, आपको अच्छा आदमी नहीं माना जा सकता है। ये नहीं है जैसे कई लोग बताते हैं ना कि फलाने गरीबों की बहुत मदद करते हैं। अरे गरीबों की मदद करते डकैती तो डालते हैं। अगर इस आधार पर लोगों को क्षमा करने लगेंगे कि वो गरीबों की मदद करते हैं तो सारे डकैतों को क्षमा करना पड़ेगा। तो सारे डकैतों को क्षमा कर दो और समाज में एक अराजकता का वातावरण ये पैदा कर दो कि आप लोगों को लूटो और 10-20 लाख रुपए उसमें तो गरीबों को दे दो, बस आप पाक साफ हो गए।
ये कौन तरीका हुआ भाई? अगर आप अच्छे व्यक्ति हो तो आप में योग्यताएं होनी चाहिए और निर्योग्यताएं नहीं होनी चाहिए। आप इस टाइप की बेवकूफी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे खूब देखेंगे। बोले सरकार ने अमुक के यहां छापा डाल दिया, जबकि उन्होंने कोरोना में लोगों की बड़ी मदद की। अरे वो चोर हैं, उनके छापा पड़ेगा। कोरोना में मदद की, इसका मतलब यह हो गया कि अब उन्हें लूटने का लाइसेंस ये मिलना चाहिए। भाई लोगों को लूटने का लाइसेंस तो नहीं मिल सकता। आपने कोरोना में मदद की, उसके लिए आपने प्रतिष्ठा पाई, और उसके बाद आपने चोरी की, इसके लिए दंड पाओ। यह कड़ुआ कड़ुआ थू और मीठा मीठा गप ये होगा। भाई सीधी बात है, हमने आपसे कई बार कहा कि अगर नास्तिकों की बात मान लें, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, तो वो भी भलाई और बुराई इस विभाजन को तो मानते ही हैं। अगर उनकी बात मान लें तो स्वर्ग नरक जन्नत दोजख ये संकल्पनाएं गायब हो जाती, क्योंकि यह है ही नहीं। और ये इसलिए नहीं क्योंकि तर्क से सिद्ध नहीं हो सकता। लेकिन इसके बाद भी नास्तिक ये थोड़े कहते हैं कि सब भलाई और बुराई, इस जैसा कोई विभाजन सामाजिकता की दुनिया में है ही नहीं। इस लौकिक संसार में भलाई और बुराई जैसा कोई विभाजन नहीं, ऐसा तो नहीं कहते। तो फिर भला काम और बुरा काम, इसका परिणाम क्या है? और अगर भला काम करने का कोई परिणाम नहीं तो भला आदमी होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि देवता सिद्ध योगी इनकी बात छोड़ दें। अदरवाइज आदमी को काम करने की जो प्रेरणा मिलती है वो काम के पश्चात प्राप्त होने वाली संतुष्टि या असंतुष्टि इससे ही मिलती है। भाई तुम सोना चाहते हो तो सोना इसलिए थोड़े चाहते हो कि सोने में कोई सुख है। सोने में कौन तो सुख हो सकता है? सारे सुख जागने में है। टीवी देखोगे तो जागकर, पिक्चर देखो तो जागकर, दुनिया के समस्त भोगों का उपभोग करोगे तो जागकर। सोने में कौन सा सुख है? इसका मतलब क्रिया में कोई सुख नहीं है। इसका मतलब कृत्य में स्वयं कोई सुख नहीं है, कृत्य के परिणाम में सुख है। सोने के बाद जो ताजगी अनुभव होती है उसके लिए व्यक्ति सोना चाहता है। सोने में क्या सुख है? सारा सुख तो जागने में है। लेकिन जागकर सुख का उपभोग किया जा सके, इसके लिए सोना जरूरी है। अगर सोएंगे नहीं तो जागने का कोई आनंद नहीं, फिर तो दिन भर उनींदे रहोगे, चिड़चिड़ापन आएगा, लोगों से बात करने का मन नहीं होगा, और डॉक्टर कहते हैं कि पेट भी ठीक नहीं होगा, सिर में भारीपन होगा, फिर जागने का कोई आनंद बचेगा नहीं। तो ठीक से जाग कर जागने का ठीक प्रकार आनंद लिया जा सके, इसके लिए सोना जरूरी है। ठीक है, अन्यथा सोने का कोई मूल्य नहीं हो सकता। तो एक सीधी बात निकल आई कि काम करने के लिए कोई नहीं करता, काम करने के लिए काम विमूढ़ करते हैं। भाई काम करने के लिए काम गधा करता है, इसीलिए उसे गधा कहा जाता है और इसीलिए वो मूर्खता का प्रतीक समझा जाता है। काम के बाद जो संतुष्टि हासिल है उसके लिए आदमी काम करता है।
आप किसी लिए करते हो, हम कम से कम इसीलिए करते हैं, और करते आप भी इसीलिए हो, अन्यथा आप भी नहीं करोगे। तो इसका अर्थ यह निकला कि भला आदमी भला है क्योंकि भलाई के कारण उसे कुछ मिलता है, और बुरा बुरा है इसलिए क्योंकि वो ये मानता है कि बुराई उसे कुछ दे रही है जो उसकी नजर में भला है, समाज की नजर में भले ही बुरा हो। कोई भी चोर इसलिए चोरी, ठीक है, नहीं करता कि वो बुरा काम करना चाहता है, उसे लगता है वो भला ही कर रहा है इसलिए करता है। तो सवाल ये, क्योंकि जो कुछ तुम बुरा मानते हो वो तो तुम कर ही नहीं सकते। हमने आपसे कई बार कहा कि आपके आत्मीय जन की मृत्यु होती है जिसके लिए आप रोते हो, चिल्लाते हो, लेकिन उस आत्मीय जन की मृत्यु के उपरांत उसका शरीर छूकर आपसे कहा जाए खाना खा लो तो आप नहीं खाओगे। तब आप हाथ धोना चाहते हो, तब आप नहाना चाहते हो, उसके बाद भोजन आदि करना चाहते हो। इसका मतलब यह हुआ जो तुम बुरा मानते हो वो तो कर ही नहीं सकते। तो एक आम व्यक्ति है, इसके लिए कृत्य करने की जो प्रेरणा हो सकती है वो तो स्वर्ग नरक की संकल्पना, जन्नत दोजख की संकल्पना ये हो सकती है। लेकिन एक नास्तिक इसके लिए काम करने की कौन सी प्रेरणा मौजूद है? ये तो स्वर्ग नरक मानता नहीं, ये तो जन्नत दोजख मानता नहीं, तो क्या ये भले बुरे के विभाजन इसे भी अस्वीकार करता है? ये भले बुरे के विभाजन को अस्वीकार नहीं करता। ये कहता है कि अगर आप भला करोगे तो भला करने के बाद जो संतुष्टि मन में हासिल होती है बस वही भले का परिणाम है। भले के परिणाम को भोगने के लिए किसी जन्नत की जरूरत नहीं है, किसी स्वर्ग की जरूरत नहीं है, वो कहीं है ही नहीं। आप भला करोगे तत्काल आपको परिणाम पैदा होगा। आपने अच्छे नंबर पाए, गोल्ड मेडल मिल गया, बात खत्म हो गई। उसके अलावा थोड़ी कुछ मिलना है। बुरा आपने किया, आपकी निंदा हुई, बात खत्म हो गई। तो सब कुछ यही है, ऐसा नास्तिक मानते हैं। यानी काम करने की प्रेरणा ये तो होनी चाहिए, और भले बुरे का विभाजन है, और भले का भला परिणाम और बुरे का बुरा परिणाम दोनों आपको मिलने वाले हैं। तो ये जो आध्यात्मिक सूत्र है इसे कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी इसमें भी लागू किया है। इफ यू वांट टू बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देन सम एबिलिटीज मस्ट बी प्रेजेंट इन योर पर्सनालिटी। कुछ योग्यताएं होनी चाहिए आप, लेकिन कुछ निर्योग्यताएं नहीं होनी चाहिए। वही बात हम कह रहे थे कि आपने कोरोना में लोगों की मदद की, आपको प्रशंसा हासिल हुई। आपने टैक्स चोरी की, ईडी की रेड होगी। भाई दोनों का परिणाम मिलेगा। आप कहते हैं कि साहब उन पर ईडी की रेड नहीं हुई, उनने भी चोरी की, तो ये कोई तर्क तो नहीं हो सकता। अरे भाई तुम सत्ता में आना, उन पर तुम कर लेना, ये कोई तर्क नहीं हो सकता। और सत्ताधीशों की इस आधार पर आलोचना ये हो सकती है, चलिए करिए, लेकिन स्वयं ईडी की कार्रवाई को आप गलत कैसे कह सकते? आप करिए आलोचना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि अमुक व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो पूर्व में भले काम करता रहा है? तो पूर्व में उसने भले काम किए, उन भले कामों का परिणाम उसे मिला।
उसने जो बुरे काम किए उसका परिणाम वो कौन लेगा? अगर भले का आप लेंगे तो बुरे कामों का परिणाम लेने के लिए क्या कोई नूर से बनी मखलूक ये आएगी? वो भी तो आप ही लेंगे। कोई परी जन्नात चरिंद परिंद ये तो नहीं बुलाए जाएंगे, वो भी आप ही को भुगतना है। तो आप भले कामों का परिणाम लेने के लिए तो आगे आगे हैं और बुरे कामों का परिणाम लेने के लिए पीछे पीछे। ये नहीं चलने वाला है, ठीक है ना। और अगर आप भले हैं तो आप में बुरा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बड़ी आदर्श स्थिति है। आदमी इतना आदर्श नहीं हो सकता, क्योंकि आदमी और फरिश्ते इसमें फर्क ही है। फरिश्ता मासूम माना गया है। मासूम का अर्थ होता है जिसने जीवन में अपराध या गुनाह किया ही नहीं, उसे मासूम कहते हैं। उसके लिए शब्द है मासूम। तो आदमी फरिश्ता नहीं हो सकता। आदमी में गड़बड़ होगी, और जब आदमी में गड़बड़ होगी तो हमें स्वीकार करना होगा। जब भी हम निजाम बनाएंगे तो आदमियों के द्वारा आदमियों के लिए निजाम बनाएंगे, इसको हमें ध्यान में रखना होगा। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जो पार्लियामेंट में बैठेगा उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ये मांग ही नहीं हो सकती। अगर आप ये मांग कर रहे हैं तो भी आप मूर्ख हैं, क्योंकि आप असंभव की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये भी खूब बात चलती है कि साहब वो तो एमपी है, ये कर रहे हैं। अरे तुम नहीं कर रहे, तुम भी तो कर रहे हैं। जो वो कर रहे हैं उससे ज्यादा गंदा तुम कर रहे हैं, ठीक है। वो तो एक बार चोरी कर रहे हैं, तुम दिन भर कर रहे हैं। अब वो कम से कम बड़ी चोरी कर रहे हैं, तुम तो छोटी छोटी कर रहे हैं, तुम तो टाफियां चुरा रहे, ठीक है। तो आप जरा अपने को आके ना, अरे वो कम से कम 1 करोड़ तो चुरा रहे, तुम तो 10 रुपए चुरा रहे। तो जब हम आदमियों का निजाम आदमियों के लिए बना रहे हैं तो हम ये कल्पना नहीं कर सकते कि कोई फरिश्ते आएंगे वो पार्लियामेंट में बैठेंगे। ये नहीं हो सकती बात। तो फिर बात यही हो सकती है कि उनमें कुछ योग्यताएं ये होनी ही चाहिए और कुछ निर्योग्यताएं नहीं ही होनी चाहिए, क्योंकि सारी वो निर्योग्यता विहीन होने चाहिए। उनमें कोई डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, ये मांगी नहीं हो सकती। और अगर ये मांग आप कर रहे हो तो आप अपनी मूर्खता का सर्टिफिकेट सिर्फ पेश कर रहे हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे। इसीलिए फ्रेमवर्क ने ये लिखा। उन्होंने धारा फिर निकला मुंह से, ठीक है। उन्होंने आर्टिकल 84 बनाया और आर्टिकल 84 बनाकर एबिलिटीज की चर्चा की और साथ में अनुच्छेद 102 बनाया, उस पर डिसएबिलिटीज की चर्चा की। तो आप एबिलिटीज प्लस डिसएबिलिटीज दोनों जानना चाहते हैं तो यू मस्ट रीड आर्टिकल 84 along with आर्टिकल 102। लेकिन हम लोग चूंकि विद्यार्थी हैं तो हमारी मजबूरी है कि हम क्रमानुसार पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे जैसे क्रम आता जाएगा वैसे वैसे हम पढ़ेंगे, लेकिन क्रम में पहले 84। अच्छा, फिर फ्रेमवर्क की बुद्धिमानी और दिखती है। आदमी मूर्ख है, ये बुद्धिमान है, ये उसके कृत्य स्वयं सूचित करते हैं, उसके लिए उससे बात करने की जरूरत नहीं। और किताबों ने आदमी के बारे में क्या लिखा इससे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि लेखक की व्यक्ति के बारे में क्या राय रही है ये स्वयं लेखक की बुद्धिमत्ता और मूर्खता इस पर डिपेंड है। लेखक की पसंदगी और नापसंदगी इस पर भी निर्भर है, और इस पर भी निर्भर है कि लेखक ने जो कुछ लिखा वो आपको क्या समझ में आया। क्योंकि लेखक ने जो कुछ लिखा जरूरी नहीं है आपको वही समझ में आया हो जो उसने लिखा। हम कल चर्चा कर रहे थे कि विजन किसका क्लियर है, मोदी का या राहुल का, इस पर बात हो रही है। और हम राहुल के समर्थक नहीं हैं, हम कह रहे थे राहुल का विजन बड़ा क्लियर है। लेकिन दूसरा आश्चर्य कर रहा था,
हम यहां पर विजन शब्द का शाब्दिक अर्थ, ठीक है, ये ले रहे थे, और आंख की देखने की क्षमता इस रूप में उसकी बात कर रहे थे, और विजन वो मानसिक क्षमता उसकी बात कर रहे थे। हम ये कह रहे थे कि राहुल तो कभी चश्मा लगाते नहीं, मेनका वो नरेंद्र मोदी लगाते हैं, इसका मतलब राहुल का विजन क्लियर है, नरेंद्र मोदी का नहीं है, सीधी बात। जबकि ये मेरे अंतस की बात नहीं है, क्योंकि हम राहुल गांधी के एकदम खिलाफ आदमी हैं, हम कतई उनके समर्थक नहीं, और इसे कहने पर कहीं कहने में हमें कोई आपत्ति नहीं, कोई संकोच भी नहीं, उनके हम एकदम खिलाफ है। ठीक है, तो सवाल यह है कि लेखक ने जो कुछ लिखा वो तुम्हें क्या समझ में आया, इस पर भी बात निर्भर है। ठीक है, तो फ्रेमर्स की बुद्धिमानी स्वयं आर्टिकल में दिखती है। उन्होंने कुछ योग्यताएं तो ऐसी रखी जो सार्वकालिक है, सार्वभौमिक है। ठीक है, जैसे सूरज का पूरब से उगना, ये सार्वभौमिक रूप से सत्य है। आप इंग्लैंड चले जाओ, दुनिया के किसी हिस्से में चले जाओ, ब्रह्मांड के किसी हिस्से में चले जाओ, ये उतना ही सत्य रहेगा जितना इस स्थान पर सत्य है। तो कुछ तो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, वो हमेशा हर जगह सत्य रहते हैं, और कुछ सत्य बदलते रहते हैं। ठीक है, और वे सत्य समय अनुसार होते हैं। जो मूर्ख होते हैं वो इसका भी विभाजन नहीं करते। आपको भ्रष्टाचार की परिभाषा ये मालूम होनी चाहिए। भ्रष्टाचार का मतलब ये नहीं है कि कोई पर्टिकुलर काम, पैसा लेना भ्रष्टाचार घोषित कर दिया जाए, नहीं है, नहीं है। किसी भी ढंग का गलत आचरण, जिसे गलत तुम कहते हो, वो आचरण करना भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार उस आचरण को कहा जाता है जिसका उद्देश्य सिर्फ स्वयं को लाभान्वित करना हो समाज की कीमत पर। भ्रष्टाचार की डेफिनेशन ये है। भ्रष्टाचार एक ऐसा कृत्य और आचरण है जिसे करने से कर्ता के अलावा कोई और लाभान्वित नहीं होता, और कर्ता ये लाभ स्वयं समाज के हितों की कीमत पर अपने लिए सुरक्षित करता है, इसलिए इसको भ्रष्टाचार कहते हैं। इसलिए कृष्ण खड़े होकर महाभारत में, ठीक है, जिसे तुम झूठ कहते हो उसे बोलने की प्रेरणा खुद देकर महारथियों का वध करा देते हैं, लेकिन वो भ्रष्टाचारी नहीं है, क्योंकि उस आचरण का उद्देश्य स्वयं को लाभान्वित करना नहीं है। उस आचरण का उद्देश्य समाज का भला करना यह है, क्योंकि जिन्हें मरवा रहे हैं अगर ये जीवित रहे तो समाज का बुरा ही होगा। इसलिए मूर्ख, ये समाज की ऐसी बीमारी है जो समाज में कोई अच्छी बात रहने ही नहीं देता, हर बात की अपने ढंग से व्याख्या करके उसका नासी कर देता है। इसलिए फ्रेमर्स की बुद्धिमानी इसमें दिखाई देती है कि उन्होंने स्वयं कोई घोषणा नहीं की कि सब ये एबिलिटीज, उन्होंने दोनों बातों में संतुलन बिठाया है। कुछ तो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि 30 साल ये सही है, कि जब तक एक मैच्योरिटी दिमाग में ना आए तब तक आदमी ठीक से नहीं सोच सकता। इसलिए एज, फिक्सेशन ऑफ एज, ये उन्होंने खुद फिक्स कर दी कि 30 साल 25 साल। व्यक्ति जहां का नागरिक होता है उसके प्रति उसकी भावनाएं होती हैं उस देश के प्रति, तो नागरिकता ये उन्होंने स्वयं निर्धारित कर दी। लेकिन समयानुसार कुछ अच्छा और कुछ बुरा माना जा सकता है, समयानुसार। इतने फर्जी और भद्दे उदाहरण देना मेरी आदत नहीं है, लेकिन बात आपको क्लियर समझ में आए, जल्दी आए, इसके लिए दे रहे हैं। आज से जब हम आपकी उम्र में थे तो ये कल्पना की बात थी शाहजहांपुर में, शाहजहांपुर जैसे नगर में, कि कोई स्त्री और पुरुष लड़के जैसे बाइक पर बैठते हैं, ऐसे बाइक पर बैठकर शहर में निकल जाएं। ये कल्पना की बात थी, और अगर ऐसा हो जाता
तो लोग चर्चा करते थे आपस में। आज ये दृश्य आम है, आज कोई इस पर संज्ञान भी नहीं लेता कि समाज की नैतिकता, समाज के सोचने का ढंग ये परिवर्तित हुआ है। तो अच्छाई और बुराई सार्वकालिक भी होती है, और अच्छाई और बुराई ये समय अनुसार बदलती भी है। दोनों बातों को फ्रेमर्स ने ध्यान में रखा है, और इसलिए उन्होंने कहा कि ये एलिजिबिलिटीज हम फिक्स कर रहे हैं, ये होना चाहिए। ना भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 साल 25 साल आयु होनी चाहिए, और बाकी संसद विधि बनाकर विहित करेगी कि कौन सी अन्य योग्यताएं व्यक्ति में होनी चाहिए। ये समय अनुसार संसद एक ऐसी बॉडी है जो देश की जरूरत से परिचित रहेगी, क्योंकि वहां पूरा देश प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित होकर एक एक प्रतिनिधि भेजेगा। इस तरह देश के प्रत्येक हिस्से से और देश के प्रत्येक हिस्से की मानसिकता से संसद अवगत होगी। इसलिए संसद विधि बनाकर ये बताएगी कि किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कौन सी अन्य योग्यताएं संसद के सदस्यों में होनी चाहिए, क्योंकि सब योग्यताएं संसद के सदस्यों में हो ये हो नहीं सकता, क्योंकि संसद के सदस्य आदमी होंगे, फरिश्ते नहीं। ठीक है ना? और आदमी से फरिश्ता होने की उम्मीद करना ये कुछ ज्यादा की उम्मीद है, और साथ ही साथ आपकी मूर्खता का सबूत भी है। इसलिए उन्होंने ये बताया ये योग्यताएं होनी चाहिए, क्योंकि सब नहीं हो सकती। अगर सब हो सकती होती तो वो ये नहीं बताते कि ये होनी चाहिए, फिर तो सब होती। या ये लिख देते सब योग्यताएं होनी चाहिए। इसलिए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर जब आप अभिव्यक्ति दें तो जरा सोच समझ कर दें। कमियां होंगी, सब में होती है, ठीक है, और आदमी में कमियां होंगी ही होंगी, क्योंकि वो आदमी है, वो फरिश्ता नहीं। और कुछ निर्योग्यताएं नहीं होनी चाहिए, कुछ, बाकी तो होंगी, लेकिन कुछ निर्योग्यताएं इतनी बड़ी हैं कि वे यदि व्यक्ति में मौजूद हैं तो व्यक्ति का जो कर्तव्य है संसद का सदस्य होने के नाते, उस कर्तव्य के निर्वहन में ही बाधा खड़ी कर देंगी। इसलिए वो निर्योग्यता व्यक्ति में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सवाल यह है, आप किसी भी पोस्ट पर जा रहे हैं तो पोस्ट से जुड़े हुए लाभों का इस्तेमाल और उपभोग करने के लिए तो नहीं जा रहे। हालांकि आप इसीलिए जाते हो, आप इसीलिए जाते हो। आप जिस दिन आईएएस की तैयारी या किसी कंपटीशन की तैयारी का संकल्प लेते हो, उस दिन आपके शब्द होते हैं, एक बार हो जाएं फिर बताएंगे दुनिया को। तो आपका संकल्प यही होता है कि आप उस पोस्ट से जुड़े हुए जो सुविधाएं और लाभ हैं उन्हीं को भोगने के लिए वहां जा रहे हो। ये बात सही है, लेकिन इस ढंग से सोचा नहीं जा सकता। सोचा यह जाएगा कि जो व्यक्ति जिस पोस्ट पर जा रहा है उस पोस्ट के जो कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों के निर्वहन में सहायक हो सकें, ऐसे व्यक्ति के चुनाव के लिए क्या प्रक्रिया होनी चाहिए और कौन सी योग्यताएं और व्यक्ति में होनी चाहिए, कौन सी निर्योग्यताएं नहीं होनी चाहिए, ताकि वह उस पोस्ट से जुड़े हुए कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन कर सके। हमने निर्वहन नहीं कहा, हमने सम्यक निर्वहन कहा है, क्योंकि सम्यक एक बड़ा अद्भुत शब्द है और यह औचित्य का संदेश देता है। सम्यक भोजन आपको करना चाहिए, न ज्यादा न कम, दोनों ही नहीं। और जब सम्यक भोजन करेंगे आप तो सम्यक जीवन जी सकेंगे। ठीक है, आपको मालूम है कि धार्मिक आदमी कौन कहा जाता है? जो अपने स्वभाव में जी रहा है, बस वही धार्मिक है। जब, और स्वभाव आपका क्या है? जब आप पृथ्वी पर आए थे तो जो आपका स्वभाव था वही स्वभाव आपका है, और जैसे ही आप वैसे होते हैं आप
संत हो जाते हैं। संत की प्रकृति क्या बताई? बच्चे जैसी। बच्चा किसी से द्वेष नहीं रखता, वो तो मालूम ही नहीं है द्वेष क्या है, ईर्ष्या क्या है वो जानता नहीं, चोरी क्या है वो जानता नहीं। जो कुछ है बस उसी को सत्य जानता है वो, इसका मतलब असत्य से उसका परिचय ही नहीं है। तो जब आप अपने स्वभाव में जीना शुरू करते हैं तब आप संत हो जाते हैं, तब आप धार्मिक व्यक्ति होते हैं। धार्मिक होने का अर्थ ही है अपने स्वभाव में जीना, और अपने स्वभाव में जीने का अर्थ है सम्यक जीवन। यह सम्यक शब्द बड़ा अद्भुत है, बड़ा अच्छा सा शब्द है, इसीलिए कानून में आप इस सम्यक शब्द का बड़ा उपयोग देखेंगे। और इसीलिए हमें कानून इतना बेहतर लगता है कि इसके सामने हमें अन्य कोई भी चीज पसंद ही नहीं आई आज तक। और आपको ठीक है, ये हम बता रहे हैं कि आई एम नॉट ए एडवोकेट बाई चांस, हम अधिवक्ता संयोग से नहीं है। मेरी पसंद छोटे पर से अधिवक्ता ही रही है। आप हमारे घर पे मालूम कर सकते हैं, शुरुआत से हमें अधिवक्ताओं की ड्रेस बड़ी अच्छी लगती थी और हमें अधिवक्ता होना बड़ा अच्छा लगता था। कानून के प्रति मेरी एक रुचि रही। कभी भी जैसे होता ना, बोले कुछ नहीं हो पाए तो एलएलबी कर ली, ये नहीं रहा। आप देखें यहां शब्दों का चयन बड़ा शानदार है, यहां बुद्धि बड़ी दिखाई देती है कि प्रैक्टिकली यूज हुई है। आप फ्रेमर्स ऐसा भी तो कह सकते थे कि भला आदमी होगा, नहीं, उन्होंने कहा वो जानते हैं सारी योग्यताएं आदमी में नहीं हो सकती, और एकदम बदतमीज आदमी वहां पहुंचा, ये भी ठीक नहीं। तो उन्होंने कहा कुछ निर्योग्यताएं नहीं होंगी, बाकी योग्यताएं होंगी। तो आर्टिकल 84 ये संदेश देता है। इसके बाद संसद के सत्र, सत्रावधान और विघटन। ठीक है, हमने कहा ना कि हम लोग विद्यार्थी, निर्योग्यताओं की चर्चा कहां होगी? 102 में। योग्यताओं की चर्चा कहां हुई? 84 में। कायदा ये कहता है दोनों एक साथ पढ़ी जानी चाहिए, लेकिन दोनों एक साथ नहीं पढ़ी जा सकती। क्रम के अनुसार यही पढ़ी जाएंगी। तो जब 102 आएगा तो निर्योग्यताओं की चर्चा हम लोग करेंगे, योग्यताओं की चर्चा अभी कर ली। अब योग्यता की चर्चा हो गई तो संसद का व्यक्ति संसद का व्यक्ति सदस्य हो गया। तो संसद एज अ होल किस प्रकार से चलेगी, इसकी बात अब चलेगी। आर्टिकल 85 कहेगा संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। संसद के सत्र, इनकी शुरुआत राष्ट्रपति करेंगे। सत्रावसान और स्थगन और संसद का विघटन, ये तीन अलग अलग घटनाएं हैं। तीनों राष्ट्रपति करें ऐसा नहीं होगा। संसद का सत्र जब भी शुरू होगा तो संसद का सत्र एक साल में 2 बार तो शुरू होगा ही होगा, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, क्योंकि संसद के प्रति सरकार जवाबदेह है। संसदीय ढंग के लोकतंत्र में जो हमने अपनाया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो है, इसमें पार्लियामेंट के प्रति और पार्लियामेंट के प्रति कहें यह भी ठीक नहीं है, बल्कि पार्लियामेंट के एक सदन जिसे लोकसभा इस नाम से जानते हैं, इसके प्रति सरकार जवाबदेह है। और सरकार राज्य का कार्यकारी अंग है, जो काम करेगा उससे गलती ये भी होगी, और जो काम करेगा वो शक्ति का दुरुपयोग करे, इसकी संभावना भी रहेगी। दोनों ही बातें रहेंगी। जो कार्य का करता है वो कार्य को करने में निरंकुशता और अपने लिए लाभ को सुरक्षित करना, यह भी कर सकता है।
इसकी संभावना रहने ही वाली है, इसे नकारा नहीं जा सकता। हमने कहा ना, आप असंभव को साधने का प्रयत्न करोगे तो आप सिर्फ मूर्ख हो। चलनी में पानी नहीं आ सकता, रेत से महल नहीं बनेगा। तो आपको हमेशा इस ढंग से प्रयास करना होगा कि संभव जो कुछ है सिर्फ वहीं तक प्रयास किया जाए। आप असंभव का प्रयास करोगे तो सिर्फ खुद को थकाओगे, इसके अलावा कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है, और खुद को थकाने का कोई लाभ नहीं है। जो काम करेगा वो गड़बड़ करेगा, और गड़बड़ दोनों तरीके की हो सकती है। वो भूल इससे गड़बड़ कर दे, ये भी संभव है। अब वो धूर्तता पूर्वक अपने लिए लाभ को सुरक्षित करने के लिए गड़बड़ जानबूझकर करे और भूल का नाटक करे, ये भी संभव है। और ये असंभव है कि कार्य का कर्ता हम कोई ऐसा ढूंढ लाएं जो किसी भी प्रकार की गड़बड़ न करे। इसीलिए प्लेटो ने, ठीक है, द्वितीय सर्वोत्तम राज्य के रूप में विधि राज्य को स्वीकार किया था। ठीक है, अन्यथा प्लेटो का मानना था कि राजा का शासन सबसे बेहतर होता है। प्लेटो के शिष्य अरस्तु थे। अरस्तु मानते थे नहीं, विधि का शासन ये सर्वोत्तम होता है। और प्लेटो अपने अंतिम दिनों में इस मान्यता के हो गए थे कि चूंकि दार्शनिक राजा मिलना संभव नहीं है, इसलिए विधि का शासन ये द्वितीय सर्वोत्तम शासन है। और प्लेटो के अंतिम दिन निश्चित तौर पर अरस्तु के प्रशिक्षण की शुरुआत के दिन रहे होंगे, क्योंकि अरस्तु प्लेटो के ही शिष्य हैं। तो प्लेटो के अंतिम दिनों की छाप अरस्तु के प्रारंभिक जीवन पर दिखाई देती है, और अरस्तु इस घोषणा के हो गए, इस मान्यता के हो गए कि विधि शासन सर्वोत्तम शासन है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति मिलेगा नहीं जो काम करे और भूल ना करे। तो चूंकि असंभव है, तो फिर व्यक्ति के नाते हमारे लिए योग्य क्या है, हम क्या करें। तो फ्रेमर्स ने यह उचित जाना कि व्यवस्था ऐसे निर्मित की जाए कि जो कार्य का कर्ता है उसे उन लोगों के सामने मिनिमम साल में 2 बार तो आना ही पड़े जो उससे सवाल जवाब कर सकते हैं, जिनके प्रति वो जवाबदेह है। क्योंकि जिनके प्रति आप जवाबदेह होते हो, जब उनके प्रति, उनके सामने जाने का मौका और अवसर ये आने लगता है, तो आप अपने कार्यों में सुधार लाते ही लाते हैं। ठीक है, जब आपकी जवाबदेही किसी के प्रति होती है तो आप निरंकुशता भरा व्यवहार, ये जो नॉर्मल लाइफ है, इसमें भी नहीं करते। जब किसी के ऊपर कोई नहीं होता तो आम जो सामाजिक जीवन है उसमें भी हम लोग कहते हैं वो तो परम स्वतंत्र है भाई, परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई है ही नहीं जिसके प्रति वो जवाबदेह हो, तो वो तो जो चाहे सो करे। तो अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, उत्तरदायित्व, ये बहुत बड़ी चीज है। इसलिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नेंस में सरकार जो राज्य का कार्यकारी अंग है, और कार्यकारी अंग होने के नाते उससे भूल संभव है, उससे धूर्तता भी संभव है, उसे अकाउंटेबल बनाया किसके, लोकसभा के प्रति, क्योंकि लोकसभा में ही जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बैठे हैं। और हमने कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल में क्या कहा, हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक समाजवादी पंथनिरपेक्ष गणराज्य ये बनाएंगे। तो फिर लोकसभा के प्रति उसको जवाबदेह बनाना यही योग्य था, और यही किया किसने, फ्रेमर्स ने। अब जब लोकसभा बैठेगी तो रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, तो राज्यसभा भी बैठना चाहिए भाई, फिर तो राज्यसभा को भी बैठना चाहिए। इसलिए संसद के सत्र
चलेंगे और मिनिमम कम से कम वर्ष में 2 बार चलेंगे, इसकी व्यवस्था स्वयं संविधान में सुनिश्चित की फ्रेमर्स ने, ताकि कम से कम 2 बार साल में यह अवसर आए कि कार्य के कर्ता को जवाबदेह होना पड़े, ताकि उसकी नीतियों में, उसके कार्यक्रमों में जो होना चाहिए उससे अलग हटकर कुछ भी ना हो। हालांकि फिर भी होगा, वही बात है, निजाम देवताओं का नहीं हो जाएगा, लेकिन फिर भी गलत हो रहा है, इसके कारण हम ठीक की कोशिश नहीं छोड़ेंगे। जो फेसबुक के मूर्ख हैं वो ये भी बताया करते हैं कि ये भी हो रहा, वो भी हो रहा, फलाना है दिमाग का। अरे तो क्या सब बंद कर दे? वो तो सभी कुछ रहा, गलत हो रहा तो क्या ठीक की कोशिश छोड़ दी जाए? वो तो नहीं छोड़ी जा सकती। तो आप देखेंगे कि आर्टिकल आगे हम लोग पढ़ेंगे, वहां यह आएगा कि वर्ष में मिनिमम, अब आप न्यूनतम जो आपसे अपेक्षित है सिर्फ उतना ही करो, तो आप अच्छे आदमी नहीं माने जाओगे। और आप अच्छे कतई ना हो, लेकिन फिर भी आपकी इच्छा यही रहेगी कि लोग आपको अच्छा माने। बुरे आदमी की भी इच्छा यही है कि लोग उसे बहुत अच्छा माने। इसलिए बुरा आदमी भी अपनी बुराई के 20 तर्क बताता है आपको। आप चोर से पूछो चोरी क्यों की, वो 20 तर्क गिनाएगा इसलिए की, और वो सारे तर्क उसकी चोरी को क्षमा योग्य बना रहे होंगे। प्रत्येक बुरे आदमी के पास अपनी बुराई के लिए तर्क है। क्यों? क्योंकि कोई बुरा आदमी बुरा करना चाहता है, होना चाहता है, दिखना नहीं चाहता। तो फ्रेमर्स ने कहा 2 बार मिनिमम, लेकिन वर्तमान में आप व्यवस्था देखते हैं कम से कम 3 बार साल में पार्लियामेंट चलती है। एक उनका मानसून सत्र होता है, एक उनका शीत सत्र होता है, एक उनका ग्रीष्म सत्र होता है। 3 बार वो कम से कम बुला लेते हैं, क्योंकि बात यह है मिनिमम 2 बार। तो मिनिमम आप करोगे 33% चाहिए पास होने के लिए, 33 ही आए तो कोई बहुत अच्छे विद्यार्थी हो, ठीक है, तो कुछ ज्यादा इसका प्रयास दिखता है तो 3 सत्र होते हैं। लेकिन कुछ बातें तय हैं। पहली बात यह तय है कि आफ्टर जनरल इलेक्शन, जब लोकसभा का सामान्य निर्वाचन होगा, उसकी प्रथम बैठक जिस दिन होगी, उससे 5 साल के लिए लोकसभा का कार्यकाल रहेगा, ऐसा आपको जानकारी है। तो प्रथम बैठक आफ्टर जनरल इलेक्शन जो होगी उसे राष्ट्रपति संबोधित करेंगे, ठीक है ना। और वर्ष की जो प्रथम बैठक होगी उसे भी राष्ट्रपति संबोधित करेंगे। दोनों, आफ्टर जनरल इलेक्शन जो पहली बैठक लोकसभा की होगी उसे राष्ट्रपति संबोधित करेंगे, और इसके साथ ही जब वर्ष में शुरुआत होगी सत्रों की तो भी राष्ट्रपति संबोधित करेंगे। और क्योंकि राष्ट्रपति संसद के भाग भी हैं और राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रमुख भी हैं, दोनों ही हैं वो, इसलिए राष्ट्रपति जब संसद के सत्रों की शुरुआत वर्ष में होती है तो जो पहली बार संसद को संबोधित करते हैं, या फिर आफ्टर जनरल इलेक्शन जब पहली बार बोलते हैं, तो उनका भाषण उनका नहीं होता, सरकार का होता है, मंत्रिमंडल का होता है। मंत्रिमंडल उनके भाषण को तैयार करता है और वो वही बोलेंगे जो मंत्रिमंडल कहेगा। जैसे हम जब राष्ट्रपति की भूमिका देखेंगे, जब कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव ऑर्गन पढ़ेंगे हम लोग, तो राष्ट्रपति की भूमिका एक बड़े की भूमिका है। जैसे आपके पिताजी होते हैं, घर का सारा कामकाज आपके हाथों में आ गया, तो किससे संबंध अच्छे रहेंगे, किससे बुरे रहेंगे, ये आप तय करते हो, और आपके द्वारा तय किए गए के अनुसार पिताजी आचरण करते हैं। पिताजी का एक सम्मान है, ठीक है,
लेकिन हाँ, पिताजी इतना जरूर कह सकते हैं कि भाई एक बार रिकंसीडर कर लो। तो वही चीज हम लोग राष्ट्रपति के साथ देखेंगे। राष्ट्रपति ये तो कह पाएंगे कि रिकंसीडर करो, लेकिन अगर आप कहोगे नहीं नहीं ऐसा ही ठीक है, तो पिताजी फिर आपकी ही बात मान लेंगे। तो ऐसे ही राष्ट्रपति की भूमिका है, ठीक है ना। राष्ट्रपति ये संसद का सत्र जब चलेगा तो शुरुआत करेंगे, हर बार नहीं, वर्ष में जब पहली बार संसद बुलाई जाएगी तो उसके अधिवेशन को ये संबोधित करेंगे, और आफ्टर जनरल इलेक्शन जब पहली बार लोकसभा बैठेगी तब उसके सत्र को ये संबोधित करेंगे। और इनका भाषण स्वयं सरकार द्वारा तैयार होगा। ये अपनी बात नहीं कहेंगे, सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की बात करेंगे। और इसीलिए इनके भाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव ये पारित कराया जाएगा संसद से। और धन्यवाद प्रस्ताव अगर पारित न हो पाया या सरकार की मंशा के विपरीत उसमें कोई संशोधन पारित हो गया तो फिर सरकार के खिलाफ अविश्वास मत पारित हो गया है ऐसा माना जाएगा और सरकार गिर जाएगी, क्योंकि सरकार के नीतियों और कार्यक्रमों के प्रति संसद की असहमति आ गई। क्योंकि राष्ट्रपति ने जो कुछ बोला वो राष्ट्रपति की बात नहीं थी, वो सरकार की बात थी, इसीलिए उसके पीछे ये बात मानी जाती है। राष्ट्रपति क्यों संबोधित करेंगे, ठीक है। तो कोई भी बड़ा काम जब किया जाता है तो एक आयोजन किया जाता है, ठीक है। चाहे विवाह मुस्लिमों का हो चाहे हिंदुओं का हो, विवाह कैसे होता है, इजाब कबूल, फिक्सेशन ऑफ मेहर, प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस इन वन मीटिंग, ये हो जाना चाहिए, विवाह हो गया। तो कहीं भी हो सकता है, इवन काजी आदि की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य नहीं, उसको एक सेरेमोनियल लुक दिया जाता है। काजी की उपस्थिति होती है, सेहरा बनता है, सेहराबंदी होती है, गुड़चड़ी होती, एक आयोजन का लुक देते हैं, ठीक है। ये आयोजन है, ऐसे हिंदू विवाहों में, ठीक है, सप्तपदी, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा शास्त्रिक हिंदू विवाह कैसे होगा, तो उसमें आयोजन कहीं नहीं है, आयोजन उसका आवश्यक भाग नहीं है। लेकिन जब बड़ा काम होता है तो आयोजन किया जाता है, यह हमारी परंपरा है। और आयोजन सूचना देता है और कार्य के महत्व को भी दर्शित करता है, दोनों ही बातें होती हैं। सेरेमनी काम की इंपॉर्टेंस, वो हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है, आयोजन इसका प्रमाण है। क्योंकि हम दैनिक कार्यों को करने के लिए कोई आयोजन नहीं करते, ठीक है, लेकिन विशेष कामों को करने के लिए आयोजन करते हैं, तो काम विशेष है। आफ्टर जनरल इलेक्शन द बिगिनिंग ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज गोइंग टू, ठीक है, वो शुरुआत होने जा रही है, ठीक है। तो इसलिए एक सेरेमोनियल लुक उसे दिया जाता है और राष्ट्रपति उसे संबोधित करते हैं, एक सेरेमोनियल लुक है, ठीक है, ताकि जनरल कामकाज से अलग दिखाई दे, इसलिए सेरेमोनियल लुक दिया जाता है। इसके पीछे अन्य कोई भाव नहीं है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को आप जनरल कानून की तरह नहीं समझ सकते, ये विशिष्ट प्रकार का कानून है, इसे विशिष्ट ढंग से समझना होता है। संसद के पार्ट राष्ट्रपति हैं, तो संसद के विघटन का निर्णय ये भी वही लेंगे। और विघटन का मतलब होगा संसद खत्म हो गई, उसका जीवन काल खत्म हो गया, संसद खत्म हो गई, यानी राज्यसभा तो विघटित हो ही नहीं सकती, लोकसभा विघटित हो सकती है, ठीक है, तो विघटित हो जाएगी। उसके विघटन का निर्णय राष्ट्रपति कब लेंगे कब नहीं लेंगे आदि आदि विषयों पर चर्चा होगी, लेकिन एक मोटी बात समझिए, संसद के विघटन का निर्णय राष्ट्रपति लेंगे और विघटन के बाद लोकसभा अस्तित्व में नहीं बचेगी, ठीक है, फिर वो अस्तित्व में नहीं है। लेकिन सत्रावसान अगर होता है तो संसद के सत्र का अवसान होगा,
लोकसभा अस्तित्व में रहेगी। बजट सेशन चल रहा है, बजट सत्र खत्म हो गया। हाँ, 3 सत्रों के अलावा वो बजट सेशन ये भी चलाते हैं, यानी 4 सेशन तो मिनिमम चलाते ही। ठीक है, तो बजट सेशन खत्म हो गया। अब संसद अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई। अब उसकी मीटिंग नहीं होगी। ये ऐसे ही जैसे दुकान बंद कर देते हो तो दुकान हमेशा के लिए थोड़ी बंद हो गई, कल फिर खुलेगी। ठीक है, सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच का जो समय है उसके लिए बंद हुई। ऐसे संसद के सत्र का अवसान है और संसद का विघटन है। संसद के सत्र का स्थगन है। स्थगन का मतलब है सत्र चल रहा है, ये मीटिंग स्थगित हुई है। जो मीटिंग चल रही थी वो स्थगित हुई। तो संसद के सत्र का स्थगन, संसद के सत्र का सत्रावसान और संसद का विघटन, ये 3 अलग अलग बातें हो गई। स्थगन का अर्थ हुआ द मीटिंग विच वॉज गोइंग ऑन, ठीक है, हैज बीन एडजॉर्न्ड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है ना। और सत्रावसान का मतलब है राष्ट्रपति, उन्होंने वर्तमान सत्र जो चल रहा था उसका अवसान कर दिया। अब इस सत्र में कोई मीटिंग नहीं होगी जब तक अगला सत्र नहीं बुलाया जाएगा, तब तक नहीं होगी। ठीक है ना। और इससे संसद में जो कामकाज चल रहा था जो अपूर्ण रह गया उस पर कोई फर्क नहीं आता सत्रावसान होने पर, या संसद का सत्र स्थगित होने से उस पर कोई परिणाम नहीं होता। लेकिन अगर विघटन हुआ है तो परिणाम होते हैं। परिणाम होते हैं, क्या होते हैं देखेंगे, लेकिन होते हैं, मोटे में आप ऐसे जानो। ठीक है ना। सत्रावसान से और संसद के सत्र के स्थगन से कोई परिणाम नहीं होता। संसद में लंबित कामकाज उस पर, लेकिन अगर विघटन हुआ है तो परिणाम होता है। ठीक है ना। तो आप सेक्शन 85 देख लें, कहता राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे। इसका मतलब यह हुआ कि द हाउसेज विच आर नोन बाय अस एज द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, उनकी जो बिल्डिंग्स हैं वहीं सिर्फ संसद का सत्र चले, ये नहीं है, ये नहीं है। उनके अलावा भी चल सकता है, क्योंकि क्या लिखता है, कहता राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे। नॉर्मली वो ठीक वही समझते हैं कि उसी बिल्डिंग में चलाया जाए जिसे लोकसभा और राज्यसभा के नाम से आप जानते हो। ठीक है ना। लेकिन वहीं ही चलाया जाए ये संभव, ये जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना जैसी कोई बीमारी आ जाए, ठीक है, जहां इतनी डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी हो कि उतनी डिस्टेंस मेंटेन करते हुए उस बिल्डिंग में संसद की बैठक हो ही नहीं सकती जिसे संसद की बिल्डिंग के रूप में जाना जाता है, तो फिर मैदान में कराई जाएगी। ठीक है ना। और अगर इसका प्रावधान ना हो तो फिर सब पहले संविधान संशोधन करो, क्योंकि ये तो आप ही ने कहा कि हम देश की राज्य व्यवस्था इसी संविधान के मुताबिक चलाएंगे, तो अपनी ही बात कैसे काट दोगे। ठीक है, अपनी ही बात कैसे काटोगे। इसलिए फिर तो संशोधन करो, और कोई तरीका नहीं। इसलिए वो स्थिति कल्पना करके पहले ही उसका समाधान कर दिया। कहा समय समय पर ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, और किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 मास का अंतर नहीं होगा। इसका मतलब यह कि साल में 2 बार कम से कम होनी चाहिए। इसलिए वो साल में लगभग 4 बार करते ही करते हैं। राष्ट्रपति समय समय पर सदनों का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा, यानी एक सदन का भी कर सकता है, दूसरा चलता रहे। सत्रावसान, सत्र का अवसान होगा, विघटन नहीं होगा। ठीक है ना। और लोकसभा का विघटन कर सकेगा, कर सकेगा, विघटन करेगा ये नहीं लिखा है, कर सकेगा। किन परिस्थितियों में कर सकेगा, किन परिस्थितियों में नहीं कर सकेगा, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, ये सब बातें यहां नहीं लिखी।
तो क्या लिखना भूल गए? भाई लिखना भूल गए क्या? जब इतनी सी बात लिखना नहीं भूले कि समय समय पर ऐसे स्थान पर जो वह ठीक समझे, ठीक है ना, जब ये लिखना नहीं भूले तो इतनी बड़ी बात लिखना कैसे भूल जाएंगे? इसका मतलब लिखना नहीं भूले, इसका प्रमाण उपलब्ध है। फिर लिखा क्यों नहीं? क्योंकि संसद के जो संविधान के फ्रेमर्स थे वे आपकी तरह बेवकूफ नहीं थे। आपको भले ही दुनिया में अपने अलावा सब पर अविश्वास हो, जबकि आप खुद महानतम चोर हैं, ठीक है, कोई आप बड़ा जिब्रील नहीं है जो उतरे हुए हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप उपदेश ऐसे ही किया करते हैं मानो आप तो बहुत अच्छे आदमी, बाकी दुनिया में सब बहुत खराब है, जबकि दुनिया में ठीक आप जैसे ही लोग हैं, ना आपसे ज्यादा अच्छे हैं ना आपसे ज्यादा खराब हैं, कुछ थोड़ा 19-20 का फर्क हो सकता है, ठीक है। तो जानबूझकर नहीं लिखा फ्रेमर्स ने, इसलिए क्योंकि देश के सामने अनेक परिस्थितियां हो सकती हैं जिनमें निर्णय लेना पड़ सकता है कि लोकसभा को विघटित करें या न करें। तो उन परिस्थितियों का बेहतर विश्लेषण उसी समय हो सकता है जिस समय परिस्थिति हो, और अगर हम कुछ लिखकर रख देंगे तो फिर परिस्थिति कुछ भी हो हमें उसी का फॉलो करना पड़ेगा। और जब हम राष्ट्रपति किन स्थितियों में विकसित करेंगे, किन स्थितियों में नहीं करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, तो देखेंगे कि राष्ट्रपति ने इस संबंध में उन्हीं परंपराओं का पालन किया है जो इंग्लैंड में विकसित हुई, क्योंकि इंग्लैंड से हमने ये सिस्टम अडॉप्ट किया है। और आप भी अगर किसी से कोई सिस्टम अडॉप्ट करते हैं और फिर आपके सामने कोई समस्या आती है तो आप उसी ओर देखते हैं जहां से आपने सिस्टम लिया होता है कि वहां जब ये समस्या आई तो कैसे निपटा गया। राष्ट्रपति के समक्ष भी जो देश की संवैधानिक हिस्ट्री है उसमें जब जब लोकसभा के विघटन के सवाल खड़े हुए और विघटन का सवाल आया कि करें न करें, तो उन्होंने उन्हीं परंपराओं का पालन किया है जो इंग्लैंड में सम्राट ने हाउस ऑफ कॉमन्स को डिसॉल्व करने के लिए किया है, ठीक है ना। और वे परंपराएं कन्वेंशंस कहलाती हैं, ठीक है, जो इंग्लैंड में विकसित हुई और उनका पालन यहां भी होता है। ऐसे मानो वे संविधान में लिखी हैं, जबकि नहीं लिखी है। लिखा तो सिर्फ इतना है कि राष्ट्रपति संसद का विघटन कर सकेगा, किन स्थितियों में करेगा, किन स्थितियों में नहीं करेगा। इस संबंध में वे संवैधानिक परंपराएं जो इंग्लैंड में विकसित हुई उनका पालन राष्ट्रपति यहां भी करते हैं। और दीज आर द जुडिशियल कन्वेंशन, दीज आर द जुडिशियल न कहें, दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन, जो संविधान का भाग न होते हुए भी संविधान का भाग है। और संवैधानिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इसको फॉर्म करते हैं और इसीलिए हमें इन्हें पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशनल के विद्यार्थी नहीं हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के विद्यार्थी। और संवैधानिक विधि को गठित करने में वे कन्वेंशंस एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं, ठीक है। तो शेष चर्चा कल करेंगे, देखिए।